Hello students, so welcome back. So today our topic is the first very topic of GOC, that is the electronic displacement effects. Okay. Now if we try to categorize the electronic displacement effects, these are of two types. The very first, permanent effect, and the very second, the temporary effects. Now we likely ignoring these temporary effects. Okay, because while studying these permanent effects, we will simultaneously undergo these effects also. Okay, so what are the permanent effects? The very first is the inductive effect. Okay, then come the resonance effect, or rather you say mesomeric effect, then the hyperconjugation, and the field effect. For JE and NEET purpose, we don't need to study this field effect. Okay, now our very first topic, that is the inductive effect. First of all, what is this inductive effect? Inductive effect, it is a permanent effect. एंड ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सी और सी बॉन्ड है तो क्या ये पोलराइज होंगे? नहीं होंगे. दोनों की स्थिति में ई एन है तो क्यों पोलराइज होंगे? लेकिन वही अगर एक कार्बन हो, दूसरा ऑक्सीजन हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 3 है, इसकी ई एन 2.5 है, तो वैसे ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलराइज. तो दिस इज द सीन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तो जहाँ कहीं भी बॉन्ड्स पोलराइज, कोई पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स कहीं पे बॉन्ड पोलराइज कर रहे हैं किसी सिस्टम का, तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ वीक इफेक्ट, मीन्स एक कमज़ोर इफेक्ट है. ठीक है. ये मेसोमेरिक की जैसे नहीं है, ये कमज़ोर इफेक्ट होते हैं. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, हम जिस एटम पे हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं उसकी इफेक्ट उतनी ही कमती जाएगी. ठीक है. फिर क्या बोला जा रहा है? इट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन एटम्स. मतलब कि अगर 3 कार्बन एटम्स से ज़्यादा है तो इसको हम लोग कर सकते हैं नेग्लेक्ट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ. अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे -i +i, ये सब एक रिलेटिव टर्म्स है. ठीक है. किसके रेस्पेक्ट में? एच एटम. ठीक है. हम लोग अब जो भी पढ़ेंगे +i -i, सब हम लोग पढ़ेंगे एच एटम्स के रेस्पेक्ट में. अगर कोई एक एटम एच एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी है तो हम लोग कहेंगे उसका जो नेचर है वो +i का है. और अगर उसकी जो विड्रॉइंग टेंडेंसी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू एच, देन वी विल से इट इज़ अ -i ग्रुप. ओके, क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग. वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं. अब देखिए, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्या सीन है इसका आखिर. ठीक है. देखिए, अगेन वही एग्जांपल है, कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल है. ठीक है. ओबियसली अब देखिए, मैंने क्या कहा था? +i और -i एक रिलेटिव टर्म है. ठीक है. तो अगर OH के लिए ये +i है, ठीक है, और इस CH3 ग्रुप के लिए ये एक -i ग्रुप है. ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो एवरीथिंग इज क्वाइट रिलेटिव है, आपको यह समझना पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ देखिए, बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है? Cl. ये एक मीन्स ऑब्वियसली आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कितनी होती है. इसकी इलेक्ट्रॉनिटी आपको आई गेस समवेयर क्लोज टू होती है 2.8. आई गेस, आई एम नॉट डैम श्योर, बट या अच्छी खासी होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. ठीक है. तो इसलिए ये एक माइनस ग्रुप होगा इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में. ठीक है. आगे देखिए और बात. ठीक है. कैसे? मैं बताता हूँ. आप ऐसे भी देख सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है और अगर कोई एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज है तो इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, कंपेयर टू दिस sp3 एटम. ठीक है. तो sp3 वाला कैसे एक्ट करेगा? एक +i ग्रुप की तरह और
sp2 ऐड करेगा एक माइनस आई ग्रुप की तरह। ठीक है, आपको ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए, आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप खुद ट्राई करें एक बार। सबके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, और अगर कोई सॉल्व नहीं होता है तो फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए तब तक एंजॉय करिए, मिलता हूँ आपसे।